नमस्कार, द हो हल्ला पे आप सभी का स्वागत है। और इस समय शोर मचा हुआ है IC 814 को लेकर के। आखिर ऐसे क्यों हैं अनुभव सिन्हा? हम यही सवाल पूछ रहे हैं। अनुभव सिन्हा ने एक सीरीज बनाई है IC 814 द कांधार हाईजैक, और इस हाईजैक की कहानी में उन्होंने हाईजैकर्स को, आतंकियों को एक नरम दिल का इंसान बताया है और आतंकियों के कोड नेम से यहाँ पे उन्होंने इंडिकेट किया है। जिन आतंकियों के नाम अगर हम देखें तो दरअसल जो नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज आई है जिसको लेकर के विवाद छिड़ा और आईएनबी मिनिस्ट्री ने तलब की नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को, उस पर एक डिस्क्लेमर के औपचारिकता के साथ ही ये अब वैलिड हो गया है, जायज हो गया है ये सीरीज जो है नेटफ्लिक्स पर। इसकी वजह क्या थी कि आपने वेब सीरीज में असली नाम के बजाय वो नाम बताए जो कि कोड नेम थे और जो हिंदू नेम थे। इस पर उनका कहना था कि ये आपका सवाल है क्या, और मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देखिए किस तरह से पत्रकार बार बार पूछ रहा है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अनुभव सिन्हा की, उसमें पत्रकार सवाल पूछ रहा है और अनुभव सिन्हा किस तरह से जवाब दे रहे हैं। कौन आप लगा रहे हैं आरोप? We can't be, unfortunately, Anubhav sir. That statement has been declared. हाँ, शांति से बात। Cool. Anubhav sir, ये you सवाल don't have. आपका है? नहीं 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 नहीं, ये जो सवाल आपने पूछा क्या वो आप फिर आरोप बताइए आपके आपके आपने सीरीज देखी है? आपने सीरीज देखी है? 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 मैं बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। अनुभव सिन्हा ने वेब सीरीज बनाई है। वेब सीरीज में आतंकवादियों को मासूम दिखाया है, आतंकवादियों को दयालु दिखाया है। आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को, उसके बाद यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते हैं, ये दिखाया है। जो आतंकवादी हैं वो इतने अच्छे हैं कि कई यात्री इतने प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि उनके साथ नंबर भी एक्सचेंज करते हैं, ये भी दिखाया गया है। साथ में ये भी दिखाया गया है कि एक आतंकवादी तो इतना मासूम निकलता है कि जब उसकी डिमांड पूरी हो जाती है और भारत सरकार झुक जाती है और 3 खूंखार आतंकवादियों को उनके हवाले कर देती है, तो वो विमान चालक यानी कि पायलट के गले लगकर उससे माफी भी मांगता है। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं इसमें, लेकिन अनुभव सिन्हा इसको मानने को राजी नहीं है कि इसमें जो मुस्लिम नाम है और आतंकवाद के इस धरती पर लैंडिंग, भारत ही नहीं, मैं इस धरती की बात कर रही हूँ, के पीछे मुसलमानों का हाथ है। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जब उनसे पूछा जाता है इस बात को लेकर, आतंकवाद को लेकर के जब सवाल पूछे जाते हैं तो अनुभव सिन्हा बड़ी डिटेल के साथ कहते हैं कि आपको कितना पता है इस आतंकवाद के बारे में? क्या आप जानते हैं कि आतंकवाद जो है वो मुसलमानों की वजह से नहीं फैला है? थोड़ा वक्त लगेगा, मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? टेररिज्म की पहले आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है। चलिए, ये तो बहुत आपने सुन लिया, इससे भी आगे आपको सुनाएंगे हम। नसरुद्दीन शाह, जिनको कि इस देश में डर लगता है, इस देश के मुसलमान जो है वो हमेशा व्यथित रहते हैं। नसरुद्दीन शाह की माने तो उनको इस देश ने कुछ भी नहीं दिया है, मुसलमान आतंक के शाय में जी रहे हैं। वही नसरुद्दीन शाह इस वेब सीरीज में भी काम करते हैं, और इस वेब सीरीज में काम करने को लेकर के जब उनसे भी सवाल पूछा जाता है इसी विवाद को लेकर के, तो उनका कहना है कि जब ये कांधार हाईजैक हुआ था 1999 में, तो मैं करीब 50 साल का था और उस वक्त मैं बहुत डर गया था कि कहीं इस्लामोफोबिया ना फैल जाए, और यही वजह है कि हमने नाम जो है असली नहीं बताए, वो मुस्लिम नाम थे और इस्लामोफोबिया फैल जाता। I can't say that I was about 50 Sir. when this happened, end of the previous century. I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned
about the situation and what it would lead to. आतंकवादियों को आतंकवादी कहना और उनके असली नाम बताने से इस्लामोफोबिया फैल जाता है इस देश में भाई। ये अनुभव सिन्हा, नसरुद्दीन शाह और इस वेब सीरीज में काम करने वाले किरदारों का कहना है। बहरहाल पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ कर लिया गया, उसके बाद हल्के से माफी मांगते हुए डिस्क्लेमर दे दिया गया और पूरी वेब सीरीज अभी भी चल रही है। पैसे कमाए जा रहे हैं, मनोरंजन के नाम पर भ्रम फैलाए जा रहे हैं और इस भ्रम की दुनिया में मनोरंजन के ये जो करता धरता है वो हिंदू भावनाओं से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच में दुल्लत जो उस वक्त के रॉ चीफ थे वो इस बात को एक बार फिर माने हैं कि हमसे गलतियां हुई थी, इस हाईजैकिंग को रोका जा सकता था। अमृतसर के लिए जब फ्यूलिंग के लिए विमान आई और 50 मिनट तक अमृतसर में रुकी तो उस वक्त में इसको रोका जा सकता था, इस पे काबू पाया जा सकता था, कड़े निर्णय लिए जा सकते थे, लेकिन हमसे गलतियां हुई और गलतियां हुई इसको हम मानते हैं, लेकिन उसके लिए अफसोस क्या जताएं ये उनके शब्दों में कुछ साफ नजर नहीं आया। अब जानते हैं कि क्या इस कांधार हाईजैक में किसी की जान भी गई थी। कोई भी इस बात की चर्चा नहीं करता है। रचना कात्याल जो कि उस समय में नवविवाहिता थी, उसके पति रुबिन कात्याल भी उस विमान में मौजूद थे। 22 दिन की ये शादी थी और रचना कात्याल इस हाईजैक की वजह से 22 दिन की विधवा में बन गई थी। रुबिन कात्याल को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। रचना कात्याल को यह बताया नहीं गया था कि उनकी पति की हत्या हो गई है। जब वो घर पहुंची और अपने रुबिन के बारे में बोलना शुरू की, पूछना शुरू की, तब उनके ससुर ने बताया कि आपके पति की हत्या हो गई है, क्योंकि विमान में उनको बताया गया था कि उनके पति को दुबई में उतार दिया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये विमान चलता है और दिल्ली की तरफ मुड़ता है, तो फ्यूलिंग कम होने की वजह से तब तक ये हाईजैक हो चुका था। इसको अमृतसर ले जाया जाता है। अमृतसर में ये 50 मिनट तक रुकता है। उसके बाद इसको लाहौर की तरफ आतंकवादी जो है उसको ले जाने की कहते हैं। लाहौर की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसमें सम्मिलित थी। रॉ के उस वक्त के चीफ इस बात की रिपोर्टिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं करते हैं कि आईएसआई इसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो इसका हवाला देते हैं कि उस समय में वहां का पत्रकार के पास एक दस्तावेज थे जो बता रहे थे कि हाँ आईएसआई की इसमें संलिप्तता थी, लेकिन रॉ की रिपोर्ट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अगर हम देखें तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्यों नहीं अमृतसर में उतारा गया, तब उनका कहना है कि उस समय के डीजीपी जो पंजाब के थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया था। उनका कहना था कि मैं अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालूंगा। दुल्लत ने कहा कि एक बार जब विमान अमृतसर में उतरा तो हमारे पास ये सुनिश्चित करने का अवसर था कि यह भारतीय क्षेत्र से बाहर ना जाए, लेकिन विमान अमृतसर से निकल गया तो आतंकवादियों के साथ डील करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। हमने परिस्थितियों के अनुसार एक अच्छी डील की और निर्णय लेने में गलतियां हुई, इस बात को हम मानते हैं। अमृतसर भी, पंजाब भी उस समय में हमको सहयोग नहीं किया था, ये बात भी वो मानते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के केंद्रीय खुफिया एजेंसी बलों सहित अन्य भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मौके को भुना नहीं पाई और दुल्लत ने कहा कि हम सभी वहां पे थे, हमें फैसला लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लिया। इतने सालों बाद हर किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन दोषी मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। पूर्व राव चीफ ये भी कहते हैं कि हाईजैक की स्थिति पर पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी सरबजीत सिंह के साथ जब बातचीत हुई तो इसकी जानकारी वो पूरी देते हैं, बताते हैं कि क्या बातचीत हुई। और उन्होंने कहा कि मेरी पंजाब डीजीपी की से लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं केपीएस गिल नहीं हूँ। केपीएस गिल जो आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए जिनको जाना जाता है और उनकी नौकरी चली गई, उन्होंने कहा कि मैं केपीएस गिल नहीं हूं कि अपनी नौकरी खतरे में डालूंगा। पंजाब के तत्कालीन डीजीपी ने कहा कि अमृतसर में खून खराबा नहीं हो सकता है, हम नहीं चाहते हैं कि अमृतसर में खून खराबा हो, यह दिल्ली को निर्णय लेना पड़ेगा। और डीजीपी ने कहा कि विमान पर धावा बोला जा सकता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि कितनी जानें जाएंगी। खून खराबे के नाम पर कोई फैसला नहीं लेना चाहता था और विमान अमृतसर से लाहौर की तरफ उड़ा, लाहौर से दुबई,
दुबई से यूएई, अबू धाबी और उसके बाद कांधार। जो 27 विदेशी पर्यटक उसमें थे, यात्री उसमें थे, उनको अबू धाबी में उतार दिया जाता है। उसके बाद सभी भारतीय यात्रियों के साथ ये विमान कांधार पहुंचती हैं। दुल्लत ने कहा कि पंजाब पुलिस को यह समझाना जरूरी था कि विमान अमृतसर से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाए। दिलचस्प बात यह है कि डीजीपी सरबजीत सिंह को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर उन्हें हाईकमान से ऑर्डर मिलता तो हम इस बात को मान लेते, इसमें कोई भी संदेह नहीं था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तालिबान ने बंधकों की रिहाई के बदले में भारत सरकार से उसकी जेल में बंद 36 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कहा था। एक आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश सौंपने और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर फिरौती की भी मांग की थी। तालिबान ने जिन आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी उसमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, जो हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया था। मसूद अजहर 1994 से जम्मू कश्मीर जेल में बंद था। दूसरा था उमर शेख, जो दिल्ली के तिहाड़ में बंद था, और तीसरा था मुश्ताक जरगर, जिस पर 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या के आरोप थे। इन्हीं 3 आतंकियों के बदले में सभी यात्री छूटे थे। इनके बीच में डील हुई थी। लाल बैग और उस काले बैग का राज अभी तक राज बना हुआ है कि आखिर उसमें क्या था, लेकिन कहा जाता है कि तालिबानियों ने जो फिरौती मांगी थी, शायद उस बैग में वही रकम उन्हें दी गई थी। मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर की रिहा करने के बाद तालिबान ने भारत की बात मान ली थी, और तब तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह 21 दिसंबर को 3 आतंकवादियों के साथ कंधार पहुंचे थे। ऐसा इसलिए हुआ था, विदेश मंत्री को जाना पड़ा था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने फैसले बदल ले, इसलिए ये शर्त रखी गई थी। आईएसआई के अधिकारी तीनों आतंकवादियों को रिश्तेदारों को लेकर के कंधार पहुंचे और उन्होंने उसकी पहचान भी की। एयरपोर्ट पर पहले से खड़ी गाड़ियां मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को लेकर रवाना हो गई। इसके बाद प्लेन में से एक-एक पैसेंजर्स को, क्रू मेंबर्स को उतारना शुरू किया गया। उनमें से कईयों को चोट आई हुई थी, लेकिन और एक की मौत भी हुई थी, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। बाकी लोग जो हैं चोट तो आए थे, लेकिन सही सलामत थे। बात अब दुल्लत की करते हैं। दुल्लत जो कि भारत के उस वक्त के रॉ चीफ थे, कांग्रेस अपॉइंटी थे, लेकिन वाजपेयी की सरकार में थे। वाजपेयी उस समय में एक कॉलिजन की सरकार में चल रहे थे और कोई भी फैसला लेने के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं थे। वो पूरी तरह से रॉ पर इस केस को लेकर के डिपेंडेंट थे। खुफिया एजेंसी बताए कि आखिर और किस तरह से हमें, पुलिस और गृह मंत्रालय, खुफिया एजेंसी कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, दुल्लत की बात यहाँ पे इसलिए बार बार कर रही हूँ कि दुल्लत वो व्यक्ति है जो कि रॉ का चीफ होते हुए वो आईएसआई के साथ अपने संबंध रखता है, और जब वो रिटायर्ड होते हैं तो एक किताब लिखते हैं एएस दुल्लत आईएसआई प्रमुख असद दुरानी के साथ मिलके। उस किताब का नाम है द स्पाई क्रॉनिकल्स, आईएसआई एंड रॉ, द इल्यूजन ऑफ पीस। इस किताब में वो शराब शेयर करते हैं, कैसे असद दुरानी के साथ वो वाइन शेयर करते हैं, शराब पीते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, गाने गाते हैं, और उसमें बताते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि नेपाल भारत के लिए है। ऐसे में भारत को कभी भी अफगानिस्तान के किसी मसले पर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे पाकिस्तान नेपाल में कर रहा है। असद दुरानी के साथ इस किताब में एएस दुल्लत ये भी लिखते हैं कि जो जादव, जो कि एक नेवल अधिकारी था, पूर्व नेवल अधिकारी, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है, और वो उसको वो प्रूव करते हैं कि वो भारतीय जासूस है, और जो ऑपरेशन हुआ वो पूरी तरह से गलत था, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो सही ठहराते हैं। असद दुरानी ये भी लिखते हैं कि जब कश्मीर में कश्मीरी भारत से परेशान होते हैं तो पाकिस्तान के राग लाते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। असद दुरानी अक्सर, हाँ, आप सुनेंगे कि वो टेररिज्म के फेवर में बोलते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कि जब 2019 का चुनाव आने वाला था, उस वक्त में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने सवाल उठाए थे, और पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये आम चुनाव से पहले भारत सरकार का भारत की जनता के लिए तोहफा है कश्मीर। असद अगर एएस दुल्लत की बात करें तो एएस दुल्लत वो व्यक्ति है, ऐसे कट्टर कांग्रेसी हैं कि कांग्रेस की अपॉइंटी होने के साथ साथ उस समय सरकार को अस्थिर करने के लिए
किस तरह से एक खराब डिसीजन लिया जाए, एक खराब सलाह दी जाए, ये तो करते ही थे। जब वो अपने कार्य से रिटायर हुए, उसके बाद जब राहुल गांधी की अभी हाल ही में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, तो जब ये यात्रा यूपी के से गुजर रही थी, तो माफ कीजिएगा, एएस दुल्लत ने उसको ज्वाइन किया था। उस यात्रा में 8 दिन तक उनके साथ रहे थे, जिस पर सवाल भी खड़े किए गए थे। आपको बता दें कि एएस दुल्लत की अगर बात करें तो ये सियालकोट, पंजाब के सियालकोट के रहने वाले हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। और उसके बाद ये आईपीएस के थ्रू यहाँ पे अपनी सेवा दे रहे थे। उसके बाद ये रॉ के प्रमुख बने। उसके बाद इन्होंने कश्मीर में जो डिसीजन लिए, वो कश्मीर के लिए भस्मासुर बना। भारत जोड़ो यात्रा के 9 दिन के विराम के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई थी, तो भाजपा दुल्लत पर हमलावर हुई थी। एएस दुल्लत कौन है, क्यों इनके बारे में जानना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुल्लत का जन्म 1940 में सियालकोट में पंजाब में हुआ था। भारत विभाजन के समय उनके पिता न्यायमूर्ति शमशेर सिंह दुल्लत थे, आईसीएस दिल्ली में तैनात थे। और अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1990 के दशक में उथल पुथल के दौरान कश्मीर इकाई को नेतृत्व किया था। इसके बाद रॉ में शामिल होकर उन्होंने एजेंसी प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रॉ प्रमुख के रूप में 1999 से लेकर के 2000 तक कार्यरत रहे थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सलाहकार बन के रहे थे। कब कब विवादों में आए तो आप देखेंगे कि जब बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स बनी थी, तो दुल्लत ने विवेक अग्निहोत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं होती, ये कोरा प्रचार है, प्रोपेगेंडा है। और उसके बाद 2019 में एएस दुल्लत ने पूर्व पाकिस्तानी जासूस और वहां के आईएसआई चीफ असद दुरानी के बचाव में बयान दिया था कि जो किताब उन्होंने साथ में लिखी है, उस पर पाकिस्तान की सरकार जो विफल पड़ी है और उनको पाकिस्तान, असद दुरानी को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए मनाही हो गई है, ये उनके साथ जाती है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं। असद दुल्लत ने जासूसी दुरानी के साथ द स्पाई क्रॉनिकल, रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस किताब भी लिखी थी। ये किताब भी काफी विवादों में घिरा रहा था। शायद इनकी जो जड़ें थी वो पाकिस्तान से इस कदर जुड़ी हुई है कि इनका बहाव हमेशा उस तरफ रहा और उस प्यार से के मुंह से वो बाहर नहीं निकले। जय हिंद, जय भारत।